जय हिंद दोस्तों। जो आज ये मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला दोस्तों, आपके ये केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, आपके ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको वही सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अपने एग्जाम बार बार वहां पे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे नोट करता हूँ, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट भी मैं बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर पूछा गया और क्या क्या चीजें हमसे वहां पूछी जा सकती है। तो सारे जो पॉइंट पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते चलो। एग्जाम तक दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे तैयारी करते चलो। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम से यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपका पूछा गया था दानापुर जडारो में कि प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। जहां पे 4 ऑप्शन थे, पहला है केचुआ, दूसरा टिड्डा, तीसरा मधुमक्खी, चौथा है चींटी। तो दोस्तों इसका आंसर लगभग हर बच्चा सही बता पाए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछे जाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या कहोगे? सीधा सीधा केचुआ हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। अब ये बताओ अच्छा इससे केचुआ को ही किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका रीजन क्या होता है? इसका दोस्तों ये रीजन होता है कि जो केचुआ का मल होता है, केचुआ का जो मल होता है इसमें क्या होता है? आपका यूरिया होता है। केचुआ के मल में क्या होता है? आपका यूरिया पाया जाता है और इससे क्या होता है? आपका वर्मी कंपोस्ट क्या बनाया जाता है? इससे आपका दोस्तों क्या बनता है? वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है जिसे किसान लोग खाद के रूप में वहां पे यूज करते हैं। इसी वजह से जो केचुआ को किसान का मित्र वहां पे कहा जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपकी मधुमक्खी होती, कभी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया मधुमक्खी की जो भाषा होती वो क्या कहलाती है? तो मधुमक्खी की भाषा दोस्तों क्या कहलाएगी? ये आपका डांस। क्या कहलाती है? डांस। जो आपका नाच होता है ये इसकी भाषा यहाँ पे कहलाती है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका मधुमक्खी और चींटियां होती, मधुमक्खी और चींटी, इसे क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आपका जो सामाजिक कीट होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सामाजिक कीट के नाम से इन्हें वहां पे जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है आपको पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं आप एग्जाम तक फॉलो करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये पूछा गया है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? दोस्तों आपको जो विटामिन हो गया और जो रोग होते हैं ये आप अच्छे तरह से तरीके से याद कर ले। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इस बार भी पूछा जाएगा। इसमें ये दिया जा रहा हड्डी का है, दिल का है, गुर्दा का, फेफड़े का। ये लखनऊ जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर यहाँ पूछ लिया गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपको क्या बता देना, ये आपका हड्डी का होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये किसकी कमी के कारण से होता है? आप क्या कह दोगे? ये दोस्तों पहले तो ये देखो यहाँ पे ये नोट करना, ये आपका हो जाएगा शरीर में दोस्तों अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोग यहाँ पे हो जाता है। ये दोस्तों जो आपका ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है ना, ये किसमें होता है? ये वयस्कों में, ये बड़ों में होता है। बड़ों में आपका ये रोग यहाँ पे होता है। एक चीज दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर कभी ये पूछा जाता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी दिक्कत देखने को मिलती है, तो बच्चों कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं जिनके पैर ऐसे टेढ़े होते हैं, ऐसे पैर टेढ़े वहां पे हो जाते हैं, वो क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग वहां पे आपका हो जाता है। तो बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और इस रोग में दोस्तों होता है क्या है कि जो हमारी हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है, यानी हड्डियों में छोटे छोटे बारीक छेद जैसे हो जाते हैं जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये दोस्तों आपका विटामिन डी की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन डी का कभी अगर आपसे ये चीज पूछ ले जाए, अच्छा एक चीज ये बता दो विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या बताओगे आप? कैल्सीफेरॉल। इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या आप बता दोगे? रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। दोस्तों इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का आपका हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया रेनिन का स्राव करने वाला अंग कहां से? जो आपका रेनिन स्राव होता है कौन से अंग से इसका स्राव होता है? जो कि नागपुर जडारो में यहाँ पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आप ये मान चलना कि अगर जो मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, इन प्रैक्टिस सेट में अगर 35 क्वेश्चन तक आपके सही कर पा रहे हो, तैयारी सही चल रहा, बस कंटिन्यू बनाए रखना। लेकिन टारगेट दोस्तों आपका ये बना के चलना है कि
हमें जून महीने में जो अपना एग्जाम लगने वाला है तब तक हमें कम से कम 40 क्वेश्चन तक हमारे हर सेट में वहां पे सही होने चाहिए दोस्तों। तभी मैं कह रहा हूं जो जैसे मैं बता रहा हूं आप तैयारी करो, आपके एग्जाम में जरूर वहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आपका रेनिन हार्मोन कहां स्रावित होगा आप बताओगे अमाशय से। ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये रेनिन स्राव होता है, ये रेनिन मतलब किसके मतलब इसका यूज क्या होता है कभी अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे, जो आपका दूध होता है, दूध को पचाने में, दूध को पाचन में ये क्या करता है, आपका सहायक होता है। दूध के पाचन में क्या बताओ, ये दोस्तों आपका सहायक यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक वृक्क दिया गया, वृक्क से भी कई सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ये बताओ कभी अगर पूछा गया मनुष्य के शरीर में कितने वृक्कों की संख्या बता दो, तो दोस्तों वृक्कों की संख्या कितनी होती आप बताओगे, 2 संख्या यहाँ पे होती है। और दोस्तों ये बताओ जो वृक्क होते हैं इनका काम क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या कहोगे, वृक्क में क्या होता है, आपका यूरिया का निर्माण होता है। कभी अगर ये पूछा गया कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, ये वृक्क के द्वारा ही आपका वहां पे होता है। और कभी दोस्तों ये पूछा गया इसकी इकाई बता दो क्या है, जो वृक्क होता है इसकी इकाई को क्या कहते हैं, इकाई क्या कहलाएगी आपको, ये कहलाएगी दोस्तों आपकी नेफ्रॉन। ये इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन इकाई कहलाती है। और ये दोस्तों जो आपका नेफ्रॉन वाला है ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बताओ अच्छा जो आपका क्या दिया जाएगा, ये बताओ जो आपका किडनी होती है या फिर जो वृक्क होती है इसकी इकाई क्या होती है, आपको नेफ्रॉन चीज पता होनी चाहिए। पेपर बहुत बार ये हमारा रिपीट भी वहां पे हो चुका है। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा का कार्यात्मक कौन सा जीव है, इसका बताओ कौन से जीव के कारण से आपका ये यहाँ पे होता, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, या वायरस होगा, या पक्षी होगा। तो आपके एग्जाम में ये अगर क्वेश्चन कभी रिपीट होता है तो इसका दोस्तों आप राइट आंसर क्या कहोगे, सीधा सीधा आप राइट आंसर क्या कह दोगे, ये आपका हो जाएगा वायरस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक चीज ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से कि दोस्तों जो आपका डिप्थीरिया होता है, क्या लिखोगे यहाँ पे दोस्तों, जो आपका डिप्थीरिया ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में ये चीज दोस्तों यहाँ पे नोट करना, यह आपका यह कार्नी, क्या नोट करोगे, यह दोस्तों आपका कार्नी बैक्टीरियम, यहां लिख देता हूं मैं, ये आपका कार्नी बैक्टीरियम, ये नोट करना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका ये पूछा भी जा चुका है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण दोस्तों ये आपका यहाँ पे होता है, क्या इसके जीवाणु के कारण दोस्तों ये आपका होता है। तो दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा गया डिप्थीरिया किसके कारण से होता है, ये आपका कार्डिय बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होता है। और दोस्तों यहाँ पे इस जो रोगी होता है, ये दोस्तों जो आपका रोगी होता है इसमें क्या होता है, इसे प्रॉब्लम क्या होती है, सांस लेने में, सांस लेने में, ये नोट करना, सांस लेने में क्या होता है, उसे कठिनाई यहाँ पे होती है। और इस रोग से दोस्तों बचाव के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे डीपीटी का दोस्तों टीका दिया जाता है। कभी अगर पूछा गया डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए क्या दिया जाए, कौन सा टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। ये दोस्तों टीका का फुल फॉर्म क्या नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ये हो एक यहाँ पे लिखना डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक क्या नोट करोगे यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप नोट करना। एंड एक और नोट कर लेना NUSS। इन बीमारी के लिए दोस्तों, इन तीनों बीमारियों के लिए आपका डीपीटी का टीका यहाँ पे आपका लगाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका जो डीपीटी का टीका होता है ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ये पॉइंट भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे, जहां पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके इनके कंप्लीट आपके हैंड राइटिंग नोट्स तो मिलेंगे। और दोस्तों साथ साथ ये मान चलना 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके आरबी नर्सिंग के एग्जाम हुए हैं वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन भी आपको वहां मिल जाएंगे। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही वहां पे होता है। जैसे एक JEE को दूसरे JEE में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके रिपीट वहां पे होते हैं।
बस ये जो मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये नोट्स आप बिल्कुल वहां पे तैयार करना, और जब भी आप पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में यकीन मान चलना 45 ज्यादा क्वेश्चन सेम यही से आपको दिख जाएंगे। तो घर बैठ के ये कंप्लीट नोट्स तैयार करो, और जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराऊं प्रैक्टिस सेट वहां पे सॉल्व करो, बस इतना ही तैयार करके पेपर देने आपको जाना। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल था, इसमें यह पूछा गया है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन का स्थान पर होता है, थायमिन के स्थान पर क्या होगा, इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये हमारा जयपुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछ लिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ये हो जाएगा आपका यूरेसिल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोस्तों यहां पे हो जाता है। तो दोस्तों यहां पे एक चीज ये ध्यान रखना है, देखो यहां पे जो आपका आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर क्या होता है, आपका यूरेसिल यहां पे आपका होता है। तो इस ये आपका इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट आपका हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों एक आपका जो अगला क्वेश्चन आया था, इसमें ये चीज पूछी जा रही है, एक चीज ये बताओ हमें, कंस्ट्रक्शन ग्रेन्युलेट के खिलाफ कोशिका के हलचल को क्या कहा जाता है, कोशिका के हलचल को क्या कहोगे, सक्रिय परिवहन कहोगे, प्रसार कहोगे, विपरीत परासरण कहोगे या परासरण कहोगे। तो इनमें से बताइए इसका राइट आंसर इन क्वेश्चन में कितना आपको यहां पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे, ये होगा सक्रिय परिवहन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। ये क्या कहलाएगा, सक्रिय परिवहन आपका यहां पे कहलाता है। और दोस्तों यहां पे कभी अगर आपसे ये पूछ लेता, एक चीज ये हमें बताओ, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन क्या यहां पे नोट करोगे, अर्ध कभी अगर पूछा जाए अर्धसूत्री जो आपका विभाजन, ये बताओ इसका जो विभाजन होता है, विभाजन जनन, विभाजन कहां पे लिखोगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका जनन सेल में होता है। कहां पे होता है, आप लिखोगे जनन सेल में इसका विभाजन यहां पे होता है। एक दोस्तों यहां पे ये पॉइंट नोट कर लो, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, एक चीज ये बताओ हमें, समसूत्री, समसूत्री जो आपका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन ये कहां पे होगा, ये किस सेल में होता है, इसमें लिखोगे दोस्तों आपको जो कायिक सेल होता है, कौन सेल होता है, कायिक सेल दोस्तों यहां पे आप नोट कर लेना। और दोस्तों इसकी जो प्रोफेज अवस्था क्या होती है, कभी अगर ये नोट कर ले, यहां पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसकी आपकी जो आपकी प्रोफोज अवस्था नोट करना, इसकी जो आपकी क्या नोट कर लोगे यहां पे, प्रोफोज, इसकी प्रोफोज अवस्था, इसकी दोस्तों जो आपकी प्रोफोज अवस्था होती है ये क्या होती है, आप बताओगे छोटी होती है, इसकी प्रोफोज अवस्था छोटी होती है। दोस्तों ये पॉइंट भी इसका नोट कर लेना, कि कभी अगर आपसे पूछा गया अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये कहां बताओगे, जनन सेल में बताओगे, और समसूत्री विभाजन कहां बता दो, कायिक सेल में आप बताओगे। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। और दोस्तों जो आपको ये समसूत्री विभाजन जो कायिक सेल होता है, इसकी जो आपकी प्रोफोज अवस्था होती है ये सबसे छोटी भी आपकी वहां पे होती है। तो अगर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ होगा तो आपने देखा होगा यहां ये क्वेश्चन तो आपका पूछा भी जा चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन कौन से सेल में होता है, आप क्या कहोगे, ये आपका जनन सेल में आपका वहां पे होता है। एक सवाल दोस्तों ये चीज पूछी जा रही है, बताओ पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, अवशिष्ट कोशिकाएं आपकी होती नागपुर जडारो में, सीधे सीधे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बता दोगे, ये दोस्तों आपका हो जाएगा पेरेनकाइमा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा, कि जो पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं भी आपकी यहां पे होती हैं। और दोस्तों जो ये आपका पेरेनकाइमा होता है, इनके क्या होते हैं, ऊतक जो होते हैं क्या होते हैं, पेरेनकाइमा ऊतक की सेलों में जीवित होता है गोलाकार। अगर कभी ये पूछा जाए पेरेनकाइमा की जो ऊतक की सेलों में, ऊतकों की सेलों में, ऊतकों की सेलों में, तो क्या दोस्तों यहां बताओगे, यहां पे लिखोगे जीवित, क्या लिख दोगे, जीवित गोलाकार, क्या लिखोगे, जीवित गोलाकार, और क्या अंडाकार, और क्या लिखोगे यहां पे, अंडाकार और बहुभुजी, और क्या लिख दो यहां पे, बहुभुजी, यह भी आपके अनियमित आकार की यहां पे आपकी होती है। और इस ऊतक की कोशिका में आपके सघन कोशिका द्रव्य एक केंद्रक भी यहां पे आपका पाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, पैरेन्काइमा, सीधा सीधा आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, एमआरआई निम्नलिखित में से क्या होता है। जो आपने देखा जो आपकी एमआरआई हम लोग वहां पे जांच कराते हैं, पहले इसमें यही पूछा जा रहा है। एक चीज ये बताओ, आपका एमआरआई जो आपका क्या होता है, एमआरआई, इसका फुल फॉर्म ही आपसे यहां पूछा जा रहा है। तो ये इसका तो फुल फॉर्म आप क्या बता दोगे, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसमें होता है क्या दोस्तों, रेडियो तरंग का प्रयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण वहां पे किया जाता है। तो कभी पूछा जाए इसमें किन तरंगों का यूज होता है, अगर इससे पूछा जाए कौन सी तरंगों का यूज होता है, तो कौन तरंगे आपको बतानी है दोस्तों, यहां पे आप बताओगे सीधा सीधा क्या, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का दोस्तों यहां पे आपका यूज किया जाता है, किसमें, एमआरआई में आपका रेडियो तरंग का यूज वहां पे किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों जो कि आपका पूछा गया था लखनऊ जेडारो में, ये आया था, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद होती है। अभी दोस्तों मैंने आपको इसका पॉइंट पहला ही शायद क्वेश्चन था जहां मैंने इसको कराया था कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह खाद होती है और किससे इसका निर्माण वहां पे आपका था। तो यहां पे क्या बताओगे दोस्तों, ये हो जाएगा केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो केचुआ का मल होता है उसमें यूरिया होती है और इसी से क्या होता है आपके ये वर्मी कंपोस्ट का निर्माण वहां पे किया, जिस खाद का निर्माण वहां पे आपका होता है। एक सवाल में ये पूछा जा रहा है, जिन जंतुओं की सुपष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत आपका रखा जाता है, किसके अंतर्गत आप उन्हें रखोगे। तो ये किसके अंतर्गत दोस्तों आप यहां पे रखोगे, आप बताओगे आंत्रजीवी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहां पे एक जो दिया जा रहा है मेटाजोआ, इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है, तो यहां इसके अंतर्गत दोस्तों क्या बताओगे, जो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो दोस्तों आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, ये आपके मेटाजोआ के अंतर्गत वहां पे रखे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपके वैसे जीव होते हैं जिनमें क्या जो आपके जो सुपष्ट होती है, सुपष्ट गुहिका होती है, वो सारे आपके आंत्रजीवी में यहाँ पे रखे जाते हैं। और मेटाजोआ में क्या होता है, जो आपके बहुकोशिकीय होते हैं वो यहाँ पे आपके रखे जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों ये हमसे पूछा जा रहा है, इसका बताओ आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है, कि जो आपका आहार होता है, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग क्या होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आप क्या बता दोगे। इसके जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये आपका नागपुर जेडारो में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप क्या बताओगे, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन आप यहां पे कह दोगे। दोस्तों यहां पे काउंट करते चलना आपका स्कोर यहां पे कितना पहुंच रहा है, एक बार सारे ऑप्शन यहां पे ध्यान से देखना, फिर बताना इसका राइट आंसर हमारा क्या आपका वहां पे हो सकता है। अब ये बताओ उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में आपकी तुरंत रखी जाती है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे दिए गए थे जब आपका ये जबलपुर जेडारो में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो ये बताओ इन 4 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर आपका कितना यहाँ पे आपका हो सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या बताओगे, सीधा सीधा ये बताओगे दोस्तों क्या कि एटीपी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, और एटीपी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा जो आपकी होती है एटीपी के रूप में आपकी होती है। और दोस्तों जो आपका ये एटीपी होता है ना, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म दोस्तों इसका याद कर लेना, क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन। फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट क्या लिखोगे, ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों इसका ये फुल फॉर्म यहाँ पे नोट कर लेना। जब क्या बताओगे यहाँ पे, जब एटीपी से एक फास्फेट का अणु हटता है तब क्या होता है, एटीपी जो आपका एडीपी होता है, एडीपी का निर्माण वहां पे होता है, और एडीपी से एक आपका फास्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण वहां पे आपका कर देता है।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, एटीपी आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। अब ये एटीपी का फुल फॉर्म जरूर याद करना, इसमें एक ऐसा पूछा जाएगा, ये बताओ जो आपका एटीपी होता है, एटीपी, इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है ए का मतलब क्या होता है या आपका पी का मतलब क्या होता है, तो फुल फॉर्म इसका याद कर लेना, यहां से आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, सबसे हल्के किस प्रकार का शोषण सबसे पहले किस प्रकार का शोषण विकसित हुआ था, यानी सबसे पहले किस प्रकार का शोषण विकसित हुआ था, तो आप क्या कहोगे राइट आंसर, ये कह दोगे क्या, अवायवीय शोषण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी कि अगर कभी ये पूछा जाए कि इस प्रकार के जो शोषण में क्या होता, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें क्या होता, आप क्या बताओगे, इसमें दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन यहां लिख लेना, ऑक्सीजन की आवश्यकता आपकी नहीं होती है, बस इतना आप याद कर लो, ऑक्सीजन की आवश्यकता दोस्तों यहां पे आपकी नहीं होती है। और दोस्तों यहां पे एक चीज ये याद कर लेना, जो आपका क्या एरोबिक, जो आपका यहाँ पे एरोबिक शब्द दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है, एरोबिक श्वसन में जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, इसकी आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता आपकी होती है। तो कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका अवायवीय श्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, और ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन था, आपका अवायवीय था, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी। और प्रेजेंट टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका वायवीय श्वसन हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें याद कर लेना वहां पे। एक सवाल दोस्तों ये आपका पूछा गया था, ये चीज बताओ, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब इनमें बताओ राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगर कभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आपके पेपर रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं, ये चीज आप हमेशा याद कर लेना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या कह दोगे, मेरुरज्ज कह दोगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों मेरुरज्ज के बारे में 2 पॉइंट और याद कर लेना यहाँ पे, कि जो आपका पहले, बस यही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नोट करना, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कि अगर ये पूछा जाए कि जो मनुष्य में, अगर ये चीज पूछ बताओ कि मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरुरज्ज तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी आपकी मेरुरज्ज तंत्रिकाएं पाई जाती है। कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा गया मनुष्य में 31 जोड़ी आपकी मेरुरज्ज तंत्रिकाएं पाई जाती है, ये चीज याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पे ये बताओ, अच्छा जो आपकी मेरुरज्ज, ये मेडुला आपका अल्गागेटा का पिछला भाग वहां पे आपका हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि कितनी आपकी जोड़ी ये पाई जाती है, 31 आपको राइट आंसर यहां बता देना है। अब ये बताओ पुरुष में पुरुषत्व, पुरुष में आपका पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी यहां पे होता है, तो आप इसका राइट आंसर यहां पे क्या कहोगे दोस्तों, XY। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी कि मतलब ये होता है, अगर एक्स वाई ये गुणसूत्र आपके होते हैं, तो किसका कौन पैदा होता है, आप बताओगे मेल का जन्म होता है। और वहीं पे कभी अगर आपका एक्स एक्स गुणसूत्र यहां पे हो जाते, कौन से एक्स गुणसूत्र आपके हो जाते हैं, तो इसके संयोजन से क्या होती है महिला, इसकी संयोजन से क्या होती है पुत्री का जन्म वहां पे आपका होता है। और दोस्तों एक चीज ये यहाँ पे ध्यान रखना, वाटसन और क्रिक के बारे में जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, वाटसन व क्रिक, वाटसन व क्रिक ने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, डीएनए का, क्या लिखोगे, डीएनए की आपका द्विकुंडलित, डीएनए की आपका द्विकुंडलित जो आपकी संरचना थी, संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। और कब किया था, ये किया था इन्होंने 1952 और 53 में किया था। ये चीज यहां पे याद कर लेना कि कभी पूछा गया डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा बताया गया था, आप बताओगे वाटसन व क्रिक का नाम याद कर लेना। अगर कभी वर्ष पूछ लिया जाए 1952-53, आपको ये वर्ष आपको यहां पता होना चाहिए।
और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, जो हमारा केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी का अपने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और केमिस्ट्री दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये बताओ एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच में क्या आपका आदान प्रदान होगा, तो क्या बताओगे दोस्तों, आयन का। क्या राइट आंसर बताओगे, आयन का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपके ये आयन होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक दोस्तों आपका धन आयन होता है, एक आपका ऋण आयन यहाँ पे आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो आपके अधातुएं होती हैं, जो आपकी सभी अधातु तत्वों की जो जितने भी आयन होंगे, आयन क्या होते हैं दोस्तों, आप बताओगे ऋण आयन। कभी दोस्तों अगर आपसे ये चीज पूछी जाती कि सभी आधार तत्वों के जो आयन होते कैसे होते, आपको बताना है, ऋण आयन आपको बता देना है। और इसके बाद जो दोस्तों जो आपकी धातुएं होती हैं, जो आपके धातुएं दोस्तों वहां पे होते, इनके दोस्तों जितने भी आपके आयन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, धनायन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो कभी पूछा गया अधातुओं के आयन क्या बताओगे, ऋणायन बताना है। धातुओं के आयन पूछेगा आपको धनायन यहाँ पे आपको बता देना है। ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का रीजन क्या होता है। ये चार ऑप्शन दोस्तों एक बार ध्यान से आप पढ़िए पहले, फिर सोचो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाता है। ये चार ऑप्शन एक बार आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा आपका नागपुर जेडारो में आपका ये पूछा भी वहां पे गया था। तो आपके एग्जाम दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका कारण क्या बताओगे, ये बताना हमें हाइड्रोजन आबंध। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी हाइड्रोजन आबंध के कारण दोस्तों जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असमान रूप से क्या होता है, अधिक आपका होता है। और हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जो बॉन्ड आपका बनता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ही आपका वहां पे बनता है। तभी आप ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे कह देना है। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, ये बताओ अच्छा जो आपका नेप्थेलीन में जो आपके पाई आबंधों, नेप्थेलीन में पाई आबंधों की संख्या बता दो कितना है। नेप्थेलीन में पाई आबंधों की संख्या बताओ कितना है, एक बार बताओ, सोचो क्या हो जाएगा। पाई आबंधों की संख्या कितनी आपकी यहाँ पे दी जा रही है। तो दोस्तों अगर नेप्थेलीन का आप बनाना चाहो बॉन्ड कैसा बनेगा, आप बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, कितने पूछा, पाई आबंधों की संख्या आप बता दो। यहाँ पे पाई आबंधों की संख्या आपकी यहाँ पे इसमें कितनी आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पाई आबंध दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक क्या बताओगे, एक पाई आबंध यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद एक यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका इधर हो जाता है, एक पाई आबंध यहाँ पे, एक क्या बताओ, एक आपका पाई आबंध यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे होता है। यानी जो आपके पाई आबंधों की संख्या दोस्तों कितनी आप बताओगे, ये दोस्तों की 5 यहाँ पे आपकी हो जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर नेफ्थलीन का ये बताओ अच्छा, ये बताओ अच्छा इसका सूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र भी बता दो क्या होता है। नेफ्थलीन का अणुसूत्र बता दीजिए क्या आपका हो जाएगा। तो क्या बताओगे, C10H8 आपका हो जाएगा, C10H8 आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो नेफ्थलीन का दोस्तों ये आपका अणुसूत्र का फार्मूला आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसमें पूछा जाए पाई आबंधों की संख्या क्या होती है, आपको 5 यहाँ बता देना, 5 आपके पाई आबंध आपके वहां पाए जाते हैं। ये दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसकी मैं आपको जो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो अपना व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है यहाँ पे, आप हाय लिख के मैसेज करोगे, ये आपका लिंक आपके पास आ जाएगा जहां ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे डेली मिलते रहेंगे, इनकी प्रैक्टिस वहां पे, ताकि आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सके इन सारे क्वेश्चनों की वहां पे। अब ये बताओ अच्छा जो आपका हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। अब बताओ इन 4 ऑप्शन में क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये आपका दानापुर जेडारो में दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में ये पूछा गया था। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, अक्रिय गैसों से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका अक्रिय गैसों से आपका हो जाएगा। और दोस्तों अगर कभी ये पूछ लिया जाए आपसे कि जो आपके अक्रिय गैस होते हैं,
अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछी गई कि जो आपकी अक्रिय गैस ये कौन से वर्ग में होते हैं, तो वर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वर्ग आपका होता 18वां। अक्रिय गैस कैसे, जो आपका हीलियम हो गया, आपका नियान हो, ये सारी सारी के अक्रिय गैसें ही हमारे यहाँ पे होती हैं। और दोस्तों एक चीज ये याद करना, आप देखा होगा जो आपकी आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम में क्या चीज मिलाई जाती है कि वो पिघलती नहीं है। आप पूछो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेना कि दोस्तों जो आपकी आइसक्रीम होती है, एक चीज ये याद करना है यहाँ पे, आइसक्रीम नोट करना, आइसक्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता, आप क्या बताओगे यहाँ पे, जिलेटिन का। किसका यूज करोगे यहाँ पे, जिलेटिन का यूज यहाँ पे किया जाता है। इसमें क्या होता है, जिलेटिन आपका मिला दिया जाता है और ये आपका कोलाइड को स्थापित, यानी जो कोलाइड वहां पे होता है इसका स्थायित्व वहां प्रदान कर देता है और क्रिस्टलीकरण को रोक देता है, और जिससे क्या होता है, उसका जो क्रिस्टलीकरण होता है वहां पे वो आपका रुक जाता है। तो कभी ये पूछा गया आइसक्रीम बनाने में किसका यूज होता है, आपको जिलेटिन का नाम याद करना है। ये जिलेटिन एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। बस अगर आप सारे पॉइंट नोट करते हुए चलोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी मेमोरी अच्छी है भाई, अगर ये सारे क्वेश्चन भी देखते भी चलोगे ना, आप एक पेपर जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसका आंसर जरूर टिक करेगा। सीधा सीधा पेपर पूछा जाएगा, आइसक्रीम बनाने में क्या हम लोग उससे मिलाते हैं, आप बता दो भाई हम तो जिलेटिन का यूज वहां पे करते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर वहां बता देंगे। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से आपका जाना जाता है, तो हर बच्चा इसका आंसर वहां पे दे लेगा कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है इसे हम लोग किस नाम से आप जानोगे, तो ये दोस्तों इसे हम किसके नाम से जानते हैं, ये आपका हो जाएगा धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और कभी दोस्तों ये पूछा गया जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है कि ये बताओ सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा के नाम से ये आपका जाना जाता है, और ये बताओ इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, आप इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आप बता दोगे। इसके बाद दोस्तों जो आपका कास्टिक सोडा दिया गया, क्या दिया गया, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। अब ये बताओ जो आपका कास्टिक सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा NaOH, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। एक दिया जा रहा है कास्टिक पोटास दिया गया, इसका रासायनिक सूत्र कभी आपसे पूछ लिया जाए तो KOH, ये आपको यहाँ बता देना है। तो ये रासायनिक सूत्र भी यहाँ पे सारे आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक लिखा बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, अगर इसका कभी रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बता दो यहाँ पे, NaHCO3 आपको यहां बता देना है। तो दोस्तों ये सारे जो मैंने रासायनिक सूत्र नोट कराए ये एक बार नोट कर लेना, क्योंकि यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार सारे आप यहाँ पे नोट कर लेना कि इनके रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या क्या आपके हो जाते हैं। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा एक आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका नहीं है। दो, कागज का जलना, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, अच्छा रासायनिक पर उदाहरण है हमसे पूछा जा रहा है। जो कागज का जलना भाई ये पहला ही तो हमारा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन उदाहरण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रासायनिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन दोस्तों आपके ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई आपका नया उत्पाद वहां बनता है, तो वो सारे क्या होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन आपके कहलाते हैं, यानी कि हम पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकते। अब ये बताओ जैसे कागज को आपने जला दिया, कागज जल के राख बन गई, अब क्या राख से आप कागज बना सकते हो, भाई हम नहीं बना सकते। तो ऐसे पर तो आपके रासायनिक परिवर्तन ही क्या, जैसे मान लो पेट्रोल होता है, पेट्रोल अगर एक बार जल जाता है तो क्या दोबारा पेट्रोल आप बना सकते हो, नहीं बना सकते। वो भी आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन ही आपका वहां पे आपका सारे वहां पे हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। जैसे कि दोस्तों कुछ एग्जांपल बताओ यहाँ पे, जैसे कि आपसे ये पूछा जाए अगर एक बार दूध से अगर दही बन जाए, दूध से अगर दही बन जाए तो क्या हम लोग दही से दूध बना सकते हैं, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर एग्जांपल ये नोट करना, जैसे चावल से भात बनना, अगर दोस्तों चावल से आप देखोगे चावल जो हम लोग घर में पकाते हैं, चावल से अगर एक बार भात बन जाता है तो क्या भात से आप चावल बना सकते हैं, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा।
एक एग्जांपल दोस्तों और समझ लें यहाँ पे, जैसे दोस्तों आपका जो कोयला हो गया, कोयला का जलना, कोयला का जलना। अब कोयला दोस्तों एक बार आपका जल गया तो क्या आप दोबारा कोयला बना पाओगे राख के बाद? नहीं बनेगा। तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन ही आपके होते हैं। तो वो भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं, यानी कि वो उसने अगर अपना आकार, अपना रूप उसने बदल लिया, लेकिन हम पुनः उसे पहली अवस्था में ला सकते हैं, वो आगे भौतिक परिवर्तन वहां पे होते हैं। आप ये मान, जैसे आपका बर्फ हो गया, बर्फ अगर पिघल के पानी बन जाए, उसका रूप से बदल गया वहां पे, लेकिन जैसे हम उस पानी को फिर ठंडा वहां पे करेंगे, वो अब बर्फ बन जाएगी। यानी ये आप तो वही होता है, अगर हम उसे पुनः उसी अवस्था में वहां पे आ जाते हैं तो वो आपके भौतिक परिवर्तन वहां पे आपके कहलाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक सवाल दोस्तों ये आपका पूछा गया था, ये बताओ H3O9 जो आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड में त्रिक अणु में एसएस बंध की संख्या क्या हो? दोस्तों इसमें आपका एसएस बंध तो बनता ही नहीं है, तो एसएस बंध की संख्या दोस्तों क्या बता दोगे? शून्य, सीधा सीधा आपको बता देना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। इसमें आपका एसएस बंध यहाँ पे नहीं बनता है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए, दिखाता हूं कैसे बंध यहाँ बनेंगे। जो आपका देखो यहाँ पे क्या रहेगा, पहले क्या, जैसे यहाँ पे सल्फर हो गया, इसके बाद क्या डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन होगा, एक सिंगल बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे O हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ये आपके दो ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाते हैं, और सिंगल बॉन्ड से हमने यहाँ पे सल्फर आपका हो जाएगा। इधर क्या लगेगा आपका दोस्तों, यहाँ पे इधर आपका दोस्तों डबल बॉन्ड, फिर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड दोस्तों करोगे, ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक सल्फर, ये एक सल्फर यहाँ पे लगा देना सिंगल बॉन्ड से, इधर आपका डबल बॉन्ड करके आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड लगेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, एक ऑक्सीजन इधर, ये दो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। ये दोस्तों क्या होता है आपका H3O9 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड। दोस्तों ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड का होता है। इसमें दोस्तों आपका एसएस बंध आपका नहीं होता है। तो एसएस बंध क्या बता दोगे, संख्या आपके शून्य यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक सवाल ये पूछा गया था दानापुर जेडारो में, ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? ये दानापुर जेडारो में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे ये मान चलो, ये आप अगर कोई बच्चा इनके आंसर देने में किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, दोस्तों मैं आपको जो कंप्लीट नोट्स दे रखे ना, आप यकीन मान चलना, आप वो नोट्स जरूर याद करना। वहां पे सारे आपके वो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपके पेपर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम तक मैं बता रहा हूं, आप वो नोट्स रट लो, कैसे भी याद कर लो, बस पेपर देने आपको जाना है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे, लेकिन सारी चीजें आपको याद खुद ही आपको पढ़नी। मैं केवल आपको ये बता सकता हूं कि तैयारी कैसे आपको करनी है, लेकिन याद तो आपको ही सारी चीजें वहां पे आपको करनी होंगी। दूसरा इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, पारा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी जो 200 पारा होती है ना, ये अन्य धातु से मिलकर अमलगम का निर्माण करती है। ये जो पारा होता है धातुओं से मिलकर अमलगम का निर्माण वहां पे करते हैं, ये चीज याद करना। और दोस्तों पारा के बारे में एक चीज ये याद करना कि कभी अगर पूछा जाए जो पारा का अयस्क, पारा का अयस्क दोस्तों क्या होता है, ये बताओगे सिने बार। पारा का अयस्क क्या बताओगे यहाँ पे, सिने बार इसका अयस्क वहां पे आपका हो जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, HgS यहाँ पे आपका हो जाता है। और पारा का सूत्र क्या होता है, पारा का सूत्र क्या बता दोगे यहाँ पे, जो आपका पारा होता है, पारा का सूत्र क्या बताओगे, संकेत क्या होता है, ये आपका Hg, ये इसका संकेत दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक एल्यूमिनियम लिखा जा रहा है। अगर कभी ये पूछा जाए एल्यूमिनियम को बताओ अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क बता दो, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बॉक्साइट। इसका अयस्क, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, आपको बताना एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे आप यहाँ पे, Al2O3 × 2H2O। ये इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका सोना दिया जा रहा है, अगर कभी ये चीज पूछी जाए सोने का अयस्क का नाम बता दो, सोने का अयस्क नाम क्या बताओगे यहाँ पे, सोने का ये हो जाएगा आपका काल्बेराइड। इसका अयस्क क्या बताओगे दोस्तों आप, काल्बेराइड इसका अयस्क यहाँ पे हो जाता है। इसका सूत्र दोस्तों क्या बताओगे यहाँ पे, ये सूत्र दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे चांदी के बारे में एक पॉइंट ये नोट करना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी जो होती है
ये क्या होती है, ये चांदी सबसे अच्छा सुचालक होती है। चांदी सबसे अच्छा आपका सुचालक आपकी यहाँ पे होती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करना जो हमारे पेपर में सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब एक चीज ये बता दो हमें, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? इनमें से बताओ सबसे बड़े आकार का परमाणु आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कभी आपके पेपर में अगर ये चीज यहाँ पूछी जाती है तो क्या बताओ, जो आपका एल्यूमिनियम होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बताओगे? एक चीज दोस्तों यहाँ पे ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि आवर्त सारणी में क्या याद करोगे, जो आपकी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, यहां पे ये नोट करना, बाएं से दाएं जाने पे इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, अगर कभी पूछा गया इनकी जो परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या में क्या लिखोगे, इनकी परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या क्या लिखोगे, घटता, यहां पे लिखोगे। और वहीं पे एक पॉइंट ये नोट कर, आवर्त सारणी में वर्ग में, आवर्त सारणी के वर्ग में अगर कभी आप ऊपर से, क्या लिखा गया, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने में क्या बताओगे, यहां आप इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, क्या लिखोगे, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या बताओगे, परमाणु त्रिज्या यहां भी क्या बताओगे, बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। तो ये दोनों पॉइंट याद करना, बाएं से दाएं जाने में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं सारे। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं कौन कौन सी होती है, बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, यह हो जाए के एल एम और एन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए, के एल एम, हाँ ये हो जाए, कक्षाएं क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या आपका हो जाता है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं क्या होगी, के एल एम, क्या, हाँ के एल एम, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी आवर्त संख्या जितना होता है उतनी आपकी कक्षाएं भी दोस्तों यहाँ पे आपकी होती है। और दोस्तों कभी अगर ये पूछा जाए जो आपके सेल होते हैं ना, इन्हें कैसे सूचित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो आप क्या बताओगे, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, ये इन्हें ऐसे यहाँ पे नोट किया जाता है। और दोस्तों जो आपका आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, जो आपका तीसरे आवर्त में अगर कभी ये पूछा जाए इसमें जो आपके तत्वों की संख्या कितने हैं, या ये बताओ हमें, तत्वों, कितने तत्वों की संख्या है, कितने तत्व संख्या बताओगे दोस्तों, आप बता दो, 8 तत्व यहाँ पे आपके आ जाते हैं। और दोस्तों एक चीज ये भी यहाँ पे नोट करना कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, एक चीज यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट नोट कर लेना, आधुनिक जो आपकी आवर्त सारणी है, इस आवर्त का निर्माण तत्वों की आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखोगे यहाँ पे, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया, आधार पर आपका ये किया गया है। ये कुछ पॉइंट नोट करना, कभी अगर पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इनका जो आपके सेल होते हैं कैसे हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू लिखा जाता है। और जो तीसरे आवर्त में कितने तत्व मौजूद आपके हैं, ये 8 तत्व आपके यहाँ मौजूद हो जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा एक बार। अब ये बताओ, अच्छा निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब बताइए इनमें से आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे, बोरान किसका यूज होता है, बोरान का यूज यहाँ पे आपका होता है। देखो बोरान का भी यूज होता है, इसके बाद किसका यूज होता है, बोरान की जगह आपके एग्जाम में अगर कैडमियम दे देता, कैडमियम भी दोस्तों हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैडमियम के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सिल्वर भी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता, क्या सिल्वर भी दे सकता है। ये सारे इन्हीं का यूज किया जाता है, बोरान का भी, कैडमियम का भी, सिल्वर का भी आपका यूज वहां पे किया जाता है।
तो ये और दोस्तों इनका काम क्या होता है कि जो आपका नियंत्रक छड़ होते हैं, ये आपकी वो छड़ें होती हैं जो आपके नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, ये आपके अवशोषित वहां पे करती हैं। अब ये इनकी हो सकती है, बोरान का भी हो सकता है, कैडमियम का भी हो सकता है, सिल्वर का भी आपका हो सकता है। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आपके दिया जाता है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आप ये ना सोचते हैं भाई बोरान की जगह हो सकता है कैडमियम आपका दे दे, ये इनके दोनों जगह आपका सिल्वर भी आपका वहां पे दिया जा सकता, कोई भी आपका एक नाम आपके पेपर वहां पे आ सकता है। अब ये बताओ किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण एवं एक दो बीटा कण, अगर एक आपका अल्फा कण निकल जाए और आपके दो बीटा कण का निकलने से क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा आप क्या बताओगे, ये हमें प्राप्त होता है समस्थानिक। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ केवल अगर एक बीटा ही कण निकले, एक बीटा कण ही आपका निकलता तो हमें क्या प्राप्त होगा, तब आप क्या कहोगे, तब आपका संभारिक, तब क्या प्राप्त होगा आप बताओगे संभारिक। अगर आपका एक अल्फा दो बीटा कण निकलेगा तो समस्थानिक प्राप्त होगा, और वहीं पे केवल एक बीटा कण निकला आप पता होने संभारिक आपको पता यहाँ पे आपको होना चाहिए था। और दोस्तों एक चीज ये याद करना है कि जो आपका रेडियो सक्रियता की दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान, अगर ये कभी पूछा जाए इनमें जो आपके किरण निकलते हैं कौन कौन से किरण आपने बताया अल्फा बीटा गामा, इन किरणों की पहचान अगर पूछा जाए इन किरणों की पहचान कौन से वैज्ञानिक ने की थी, तो कौन से वैज्ञानिक ने की थी ये बताओगे, रदरफोर्ड ने। कौन से वैज्ञानिक ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और कब पहचान की थी, ये की थी 1902 ईस्वी में इसकी पहचान की थी। जो आपके क्या जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं जहां से अल्फा बीटा गामा ये किरणें निकलती हैं, इनकी पहचान सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम अगर पूछा है कौन से वैज्ञानिक ने की है तो हम बताएंगे रदरफोर्ड का नाम बताना, और कब की थी आपको बताना है, 1902 में आपने की थी। ठीक है, तो आपको ये राइट आंसर वहां पे बता देना है। अब ये बताओ सर्वप्रथम किसने रेडियो धर्मिता के उत्पन्न किया था, ये बताना रेडियो धर्मिता को सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था, इसका राइट आंसर बता दीजिए, क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, एफ जोलियो क्यूरी और आयरिन क्यूरी। ऑप्शन डी इसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जिस नाभिक में, एक चीज ये याद करना, जितने भी नाभिक होते हैं, यानी यहां पे चीज ये नोट कर लेना कि जिस नाभिकों में लिखना, जिस नाभिकों में आपके जो प्रोटॉनों की संख्या, जो आपके प्रोटॉन होते हैं अगर उनमें प्रोटॉनों की संख्या 83 हो या इससे ज्यादा, 83 हो या फिर इससे ज्यादा हो, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, वो अस्थायी होते हैं। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही आपके अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित वहां पे करने लगते हैं। ये चीज भी याद करना कि ये अल्फा बीटा गामा कौन से तत्व करते हैं, क्या बताओगे, जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 83 उससे ज्यादा होती है, वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, क्योंकि ये तो हो गया आपके अस्थायी हो जाते हैं। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा इनका उत्सर्जन वो अपने आप ही वहां पे करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बताओ एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचायक एवं अपचायक दोनों होता है, उपचायक भी हो अपचायक भी हो, इनमें बताओ चार ऑप्शन जो दिए गए हैं। अब एक बार ध्यान से पढ़ो, बताओ राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा। यानी हमें ये बताना है कौन सा आपका उपचायक एवं अपचायक दोनों होता है, तो आप किसका राइट आंसर बताओगे, जो उसको जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ये आपका उपचायक और अपचायक दोनों आपका यहाँ पे ये आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया, इसकी जगह अगर कुछ चीज में और आपको नोट करा देता हूं जो कि आपके उपचायक भी है अपचायक दोनों आपके होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल पे नोट करना H2O2, इसके बाद नोट करना जैसे आपका HNO2, इसके बाद नोट करना H2SO4 हो गया। एक दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना कि आपका जो O3 होता है, O3 भी नोट कर लेना। एक दोस्तों यहाँ पे और नोट करना जो आपका Na2SO3 होता है। दोस्तों ये सारे क्या होते हैं, ये आपके अपचायक उपचायक दोनों आपके होते हैं। कोई भी चीज आपको यहाँ पे दिख सकती है SO2 की जगह, ये भी आपके नाम वहां पे देखने मिल जाते हैं, ये आपके उपचायक औपचायक दोनों यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये याद कर लेना कि जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका क्लोरीन होती है,
दोस्तों यहाँ पे नोट करें जो आपकी क्लोरीन होती है, ये अगर पूछा जाए कैसे इसका रंग कैसा होता है, जो पेपर पूछा गया है, तो क्लोरीन का रंग क्या बताओगे दोस्तों, यहाँ पे पीले पीले हरे, पीले हरे रंग की ये क्या बताओगे गैस आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो कभी क्वेश्चन पूछा है क्लोरीन का रंग क्या, पीले हरे रंग की गैस आपकी हो जाती है, और इसका विद्युत बंध है आपका सर्वाधिक आपका होता है, और इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, विरंजन के रूप में। इसका दोस्तों कभी अगर ये पूछ लिया गया इसका यूज कहां पे आपका होता है, कहां बता दोगे, ये आपका विरंजन में, विरंजन में दोस्तों इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो ये दोस्तों सारे नाम एक बार यहाँ पे ये जरूर याद कर लेना जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं, जहां से हमारे पेपर में आपके ये वो चीजें आ जाती है। ये सारे नाम एक एक करके यहाँ पे सारे पॉइंट आप क्लियर कर लेना। Na2SO3, Na2 लिख लेना, Na2CO3 आपका यहाँ पे हो जाता है, Na2SO3, ठीक है। अब ये बताओ 1 लीटर गैस का एसटीपी पर भार 1.16 ग्राम है, ये संभवतः आपका क्या हो सकता है। तो अगर कभी ये चीज आपसे पूछ ली जाती है तो बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। तो आप क्या देखो अणु भार बराबर क्या होता है, आप क्या कहोगे यहाँ पे, जो आपका अणु भार होता है, अणु भार बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे दिया गया भार, दिया गया भार बटे एस टी पर क्या लिखोगे यहाँ, एस टी पी पर आयतन, यहाँ पे लिखोगे एस टी पी पर आयतन क्या आपका होता है। अब गुणे दोस्तों क्या करो 22.4 लीटर से आप यहाँ पे गुणा कर दोगे, और जो चीजें दी जा रही आप सारे मान रखो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ एस टी पी पर भार क्या है 1.16 ग्राम आपका दिया जा रहा है, तो क्या कैसे सॉल्व करोगे 1.16 लिख दोगे, और एस टी पर आयतन क्या लिखोगे आपका एक ही होता है, इसे गुणा करोगे 22.4 से गुणा करो, इसे गुणा करोगे कितना आपका निकल के आएगा, ये दोस्तों हमारा आ गया 26 ग्राम, ये कितना निकल के आ गया आपने बताया 26 ग्राम। और ये संबंध दोस्तों किसका हो जाएगा, ये आपका होता है किसका, C2H2O को आपका यहाँ पे हो जाता है। आप क्या कह दोगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एक बार यहाँ पे जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं वहां पे ये सारे आपको डिटेल से बता रखा हूं मैंने वहां पे कि कैसे आप इनके आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों ये क्वेश्चन कराने के बाद अपना एक ही मकसद ये होता है ताकि आपको ये पता चल सके क्या पैटर्न हमारा रहता है, क्या लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे जाते हैं और हमें कैसे तैयारी करने की अपना एग्जाम हम क्लियर वहां पे कर ले। अब दोस्तों एक सवाल ये पूछा गया है 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के तीन बल्बों में 200 वाट के मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, ऊर्जा की खपत किसमें बताओ, किसमें, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये लखनऊ जेडौर में पूछा गया था, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। देखो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या कह दोगे, ये दोस्तों हो जाएगा 40 वाट के लिए सबसे अधिक आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऊर्जा की खपत दोस्तों 40 वाट के लिए सबसे आपकी अधिक होती है, यानी श्रेणीबद्ध संयोजन में जिसकी शक्ति कम उसमें ऊर्जा खपत सबसे अधिक होती है। तो इसकी शक्ति क्या है दोस्तों, हम देख रहे हैं कम है, तो ऊर्जा खपत क्या हो जाएगी, इसकी आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पे आपकी हो जाएगी। एक बार देखना दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। अब ये बताओ आपका डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है, तो जो आपका ब्रश होता है जो यहाँ पे दिया गया ये आपका हमेशा कहां पे रखा जाता है, ये चीज आपकी पूछी गई थी नागपुर जेडौर में जब हमारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको क्या बता देना, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। कहां पे रखा जाएगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ हमेशा ये आपका वहां पे रखा जाता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये बताओ धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, किसके लिए समान रूप से आपका ये अधिक हो जाएगा। इन चार ऑप्शन में बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये बताओ अच्छा जो आपका श्यानता होती है दोस्तों, ये आपका श्यानता क्या है, अगर कभी पूछ लिया गया श्यानता क्या होती है, श्यानता क्या होती है, तरल के परतों के बीच लगने वाला जो आपका घर्षण बल होता है वही क्या होती है, श्यानता होती है। जैसे आप देखो मान लो जल बह रहा है
तो इनकी तरल जो होते इनके बीच कौन सा घर्षण बल लगता है, वो आपका श्यानता वहां पे कहलाती है। और श्यानता तरल के परतों की गति का क्या करता है, विरोध करता है। या जो जल का प्रवाह यहाँ पे होता है, श्यानता क्या करता है, उसका विरोध ही करता है हमेशा। और वैसे नहीं है जो घर्षण बल होता है, आप देखो जो गाड़ियां चलती है तो घर्षण उनका उनका भी तो विरोध करता है वहां पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। अब ये बताओ, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को दोस्तों आप क्या कहोगे, ये आपका कहलाता है वल्कनीकरण। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी वल्कनीकरण की विधि से क्या होती है, जो आपकी रबर होती है इसे क्या किया जाता है, कठोर। इसे क्या किया जाता है, कठोर आपका किया जाता है। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाए इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ब्यूटी पार्लर में बाल को कड़ा करने में के लिए किया जाता है। तो इसका यूज और कहां पे होता है, ब्यूटी पार्लर में जो हमारे हेयर होते हैं उन बालों को कड़ा करने के लिए भी इसका यूज वहां पे किया जाता है। एक सवाल उसे ये पूछा गया, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलने से होता है। दोस्तों जो आपके न्यूटन ने 3 नियम दिए, ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग हमेशा एक क्वेश्चन देखा गया जो न्यूटन के नियम से पूछा जाता है। तो न्यूटन ने जो आपके 3 नियम दिए, तीनों नियम अच्छे से पढ़ लेना, उनके एग्जाम्पल अच्छे से तैयार करना, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपके दिख जाएंगे। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, गति का प्रथम नियम। देखो आपका गति का प्रथम नियम लिख के आए या जड़त्व का नियम आपसे पूछे, बात वही आपकी हो जाती है। तो न्यूटन का पहला नियम दोस्तों ये हमेशा ये चीज कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गतिमान ही बनी रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल नहीं कार्य करेगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही बनी रहेगी जिसमें कोई जब तक कोई बाह्य बल उसमें कार्य नहीं करेगा। तो ये दोस्तों आपका होता है गति का प्रथम नियम बोल लो या फिर जड़त्व का नियम बोल लो, दोनों आपकी वही बात यहाँ पे हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे ये कब दिए थे, तो न्यूटन ने गति के नियम कब दिए थे, इन्होंने दिए थे 1687 में। 1687 में इन्होंने गति के नियम दिए। टोटल 3 नियम दोस्तों इन्होंने दिए थे। और इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में ये लिखा, पुस्तक का नाम दोस्तों क्या लिख दोगे यहाँ पे, इनकी पुस्तक हो जाएगा प्रिंसिपिया। ये पुस्तक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपिया जो आपका पुस्तक है, इन्होंने इसमें ही गति के 3 नियम देते हैं। तो अगर कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाए न्यूटन की बुक का नाम बताओ जिसमें इन्होंने गति के नियम दिए, तो आपको ये प्रिंसिपिया बुक ये आप याद कर लेना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारे जीके क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन हमारे जीके के यहाँ पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपका इतिहास का आरंभिक काल है उसे क्या कहा जाएगा, जो कि आपका जयपुर जडारो में यहाँ पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे, सीधा सीधा ये हो जाएगा पुरापाषाण काल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कितने 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो आपका हो गया पुरापाषाण काल, इसके बाद आपका क्या आता है मध्यपाषाण काल आता है, फिर तीसरा क्या आता है नवपाषाण काल आपका आता है। इन 3 आपको वहां पे डिवाइड किया गया था पार्ट में। और पहला क्या था पुरापाषाण काल यहाँ पे आपका हो जाता, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका पुरापाषाण काल के औजार एवं हथियार की बात करें, कौन से औजार इस समय आपके यूज किए जाने लगे थे, तो यहाँ पे आपका जैसे कुल्हाड़ी, एक क्या लिखा आपने, कुल्हाड़ी का यूज हम लोग वहां पे करने लगे, कुल्हाड़ी लिख लेना। इसके बाद एक नोट करना वेधनी, वेधनी का यूज दोस्तों उस समय आपका हो रहा था। वेधनी के बाद दोस्तों एक लिखना छेदनी, एक लिख लेना यहाँ पे, छेदनी का यूज भी वहां पे किया जाता था। एक नोट करना खुरचनी, खुरचनी, यानी इन हथियारों का दोस्तों आपका यूज कब किया जा रहा था, पुरापाषाण काल में इन हथियारों का यूज वहां पे किया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों जीके का हमारा एक अगला सवाल है, इसमें यह पूछा गया है बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली, बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। इन 4 ऑप्शन बताओ, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो बौद्ध धर्म में दोस्तों कई सारे क्वेश्चन भी आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। पहले इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ये बताओगे, महाप्रजापति गौतमी। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ ये नोट करना, जो आपके गौतम बुद्ध हैं, एक ये बताओ जो आपके गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध अगर कभी ये पूछा जाए गौतम बुद्ध की जो माता है
माता का नाम क्या बता दो, माता का नाम दोस्तों क्या बताओगे, गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या हो जाएगा, महामाया। माता का नाम क्या हो जाएगा, महामाया। इनकी माता का नाम यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज याद करना कि जब गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो जन्म के ये 7वें दिन, यानी जब इनका जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माता थी उनका देहांत हो जाता है। तो माता जी का इनके देहांत हो जाता है, तो इनका जो लालन पालन था, इनका जो लालन पालन था, इनकी मौसी थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने, इनकी जो मौसी हो जाएंगे, इनके जब मान लो इनकी माता जी का मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे ये नोट करना है कि इनका लालन पालन बताओ किसने किया, लालन पालन, इनका लालन पालन किसने किया, तो किसका नाम आपको यहां बता देना, इनकी मौसी ने इनका वहां पे लालन पालन किया था। अब इनकी मौसी का नाम क्या लिखोगे, मौसी का नाम हो जाएगा प्रजापति, प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम ही प्रजापति गौतमी आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक चीज ये नोट करना कि जो बुद्ध है, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध का इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या नाम बताओगे यहाँ पे, सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या बताओगे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट नोट करना, माता का नाम महामाया हो जाएगा, बचपन का नाम सिद्धार्थ आपका हो जाएगा, इनका लालन पालन इनकी मौसी ने करते, जो मौसी का नाम क्या हो जाएगा, प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी का नाम यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ मौर्यकालीन पुस्तक जो आपका अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, जो आपके अर्थशास्त्र पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी, किसने की थी आप बताओगे, विष्णुगुप्त ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये याद करना जो आपका कौटिल्य था, कौटिल्य, कौटिल्य क्या हो जाएगा, इनका अन्य नाम भी हो जाए, क्या बताओ इनका अन्य नाम कभी पूछ लिया जाए तो कौटिल्य इनका अन्य नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों इसमें क्या, राजा के कर्तव्यों यानी राजा के कर्तव्य और विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पे प्रकाश डाला गया इस अर्थशास्त्र वाले बुक में। कभी अगर ये पूछा जाए कि जो आपके अर्थशास्त्र बुक होती है इसमें क्या चीज लिखा गया है, तो क्या बताओगे यहाँ पे, इसमें राजा के कर्तव्य और विस्तृत कर प्रणाली के बारे में इसमें डिटेल से आपको जानकारी वहां पे आपको दी गई है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक आपके AFC आपके जो एशियाई कप खिताब है, एशियाई कप खिताब किसके पास सबसे ज्यादा है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा दोस्तों जापान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका जो आपका लिखा है AFC लिखा हुआ, ये क्या एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन प्रतियोगिता है जिसे एशियाई फुटबॉल संघ द्वारा संचालित किया जाता है। और कभी दोस्तों ये पूछा जाए इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए, ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब बताओ, 1954 में दोस्तों इसकी स्थापना वहां पे की थी। और कभी अगर ये पूछा जाए इसमें सदस्य कितने देश हैं, कितने दोस्तों इसके सदस्य हैं, तो क्या बताओगे, 47 देश इसके सदस्य आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये एफसी के बारे में ये 2 पॉइंट भी नोट करना, इसके स्थापना कब हुई और इसमें सदस्य देशों की संख्या क्या आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब ये बताइए, एक सवाल में आ रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार, कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें आपका दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आप क्या कहोगे, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फिलहाल आप ये चेक करते चलो आपका स्कोर यहाँ पे कितना अभी पहुंच रहा है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावक के हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है, कितनी आवश्यकता होती है, अब बताओ राइट आंसर इसका यहाँ पे कितना हो जाता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर बताओ क्या, 50। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम क्रम में कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा आपका अनुमोदित वहां पे होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या कह दोगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जितने मैं करा रहा हूं अच्छे से तैयारी करो, इनकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा के बस वो नोट्स तैयार करो, अपना पेपर देने जाना, आपके पेपर यहां जरूर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच जो आपका पेशावर का युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था? अब बताओ, यहाँ वर्ष का पूछा जाए, किस वर्ष यहाँ पे लड़ा गया था? तो ये युद्ध दोस्तों आप कब बताओगे, कब लड़ा गया था? ये आपका लड़ा गया था 1001 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका महमूद गजनवी और हिंदू शाही शासक जो आपके जयपाल के बीच दोस्तों जो आपका पेशावर का युद्ध 1001 में लड़ा था, इसमें दोस्तों हुआ क्या था, जो आपका जयपाल था, जयपाल दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, जयपाल यहाँ पे हार गया था। जयपाल यहाँ पे क्या हो गया, हार गया था। और जयपाल जब यहाँ पे इस युद्ध को हार गया था, इसकी पराजय इसने सहन नहीं कर पाता वहां पे कि भाई हम कैसे हार गए। तो इसने क्या किया, जैसे उसमें हारा जयपाल ने फिर वहां पे क्या करता, आत्महत्या वहां पे कर लेता है। यानी इतना ज्यादा वो दुखी वहां पे हो जाता है इस युद्ध के बाद, जब हार जाता है तो वो अपना आत्महत्या ही वहां पे कर लेता है। ये कब लड़ा गया था, 1001 में, आप यहाँ पे याद कर लेना। अब ये बताओ, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? अब हमसे पूछा जा रहा है कब उत्तरदायी आपका बनाया गया, वर्ष आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा 1858। ऑप्शन 20 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, भारत के प्रथम, एक चीज ये हमें बताओ, भारत के प्रथम क्या पूछा है, भारत प्रथम राज्य सचिव, भारत प्रथम राज्य सचिव का नाम बता दो, क्या हो जाएगा? आप किसका नाम बताओ, ये चीज भी याद करना, पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। स्टेनली का नाम याद करना। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये चीज पूछी गई, एक चीज ये बताओ, भारत के प्रथम बताओ वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय का नाम अगर दोस्तों कभी आपसे पूछा गया तो किसका नाम बताओगे आप? कैनिंग का नाम बता देना। किसका नाम? कैनिंग का नाम आप यहाँ पे बता दोगे। ये दोनों पॉइंट याद कर लें, दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते? ये भाई गांव वाले हर कोई बंदा जानता हो कि पतझड़ का मौसम कब आता है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इस क्वेश्चन दोस्तों आप राइट आंसर क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, भीमबेटका का शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? जास्कर होगा, सतपुड़ा होगा, विंध्य होगा, या पीर पंजाल होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का कितना आपको बताना है, ये आप बताओगे विंध्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो यहाँ पे जास्कर लिखा है, जास्कर पर्वत के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जास्कर पर्वत है ये हिमालय के समांतर उत्तर से लद्दाख और दक्षिण में महान हिमालय के बीच में आपका ये जास्कर पर्वत वहां पे स्थित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका विंध्य लिखा जा रहा है, विंध्याचल पर्वत, ये पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। और भीमबेटका के शैलाश्रय इसी पर्वत की तलहटी में दोस्तों आपको यहाँ पे स्थित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये पीर पंजाल लिखा है, इसमें क्या याद करो, जो आपका पीर पंजाल पर्वतमाला होती है यह भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पाकिस्तान अधिकृत जो आपका कश्मीर है वहां तक आपका ये फैला हुआ है, जो आपका पीर पंजाल पर्वत यहाँ पे आपका हो जाता है। इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप राइट आंसर यहाँ बता देंगे। और दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है मैथ में, यहां से हमारे 5 क्वेश्चन आपके मैथ के स्टार्ट हो जाते हैं और मैथ आपकी बिल्कुल वहां पे नॉर्मल आती है अगर आपकी बेसिक अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है। 5 क्वेश्चन मैथ के बड़ी आसानी से वहां पे लगा सकते हैं। देखो इसमें पूछा जा रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ का परसेंटेज कितना हो जाएगा ये बताना। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, जो उसका क्रय मूल्य है उसके जो विक्रय मूल्य का ये बताओ 5/8 है। 5/8 यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है। आप देखो ये जो विक्रय मूल्य अगर हम इसके नीचे ले आए, इसके नीचे आप लिख लोगे यहाँ पे सीपी बटे हमने एसपी यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्या बचा हमारा 5/8 बचा है। देखो ये बताओ अगर किसी चीज का जो क्रय मूल्य है, कोई बस हमने 5 में खरीदी 8 में बेची, हमें लाभ कितने रुपए हुआ? 3 रुपए का लाभ हुआ है। अब यहां हमसे ये पूछा जा रहा है, ये बताओ उसका प्रतिशत लाभ क्या होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 आपका होता है। तो लाभ हमें 3 रुपए का है और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 5 है, गुणे यहाँ पे परसेंटेज लिए 100 कर दो, काटो कितना जाएगा 5 दूना 20 हुआ,
20 गुणे 3 करो तो कितना होगा 60%। तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, हमने कह दिया हमें 60% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार इसको प्रैक्टिस करना, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर आपका 68 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का घन पूछा गया। बताओ अंतर का घन आपका कितना यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कैसे बताओ, देखो हमने ये माना 6 क्रमागत विषम संख्याएं, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि हमारे 6 क्रमागत, वो पहली हमने संख्या लिखी कितनी, आपने n लिख दी, और दूसरी क्या हमारी हो जाएगी, ये आपकी n+2 हो गई। फिर क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी n+4 आपकी हो गई। इसके आगे दोस्तों क्या हो गई हमारी n+6 हो गई हमारी। इसके आगे क्या हो गई हमारी n+8 हो गई। एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी n+ आपकी 10 यहाँ पे हो गई। ये हमारी संख्याएं दोस्तों सारी सारी आपकी हो जाती है। 6 विषम संख्याएं हमने यहाँ पे लिख ली। अब क्या दिया जा रहा है, सबसे बड़ी यानी कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर आपका 68 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, यानी इसका इन दोनों पर ये दोनों संख्याएं निकालो, इनके बीच का अंतर हमें यहाँ पे निकालना, मतलब अंतर इनके बीच का यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, ये चीज हमसे पूछी जाती। अब देखो एक संख्या हमारी n है, एक संख्या हमारी क्या n+10 है आपका, तो इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है। यानी एक संख्या बड़ी संख्या लिख लो n+10 है और एक सबसे छोटी संख्या n है, इनके बीच का बताओ अंतर क्या होगा। अब अंतर के लिए बताओ क्या हो, इस n से n सीधा हमारा कट गया, अंतर क्या आया, बीच में क्या लिखा 10 ही तो लिखा हमारा। तो आप सीधा सीधा यही कह दोगे कि यहाँ पे जो आपका अंतर 10 है और पूछा क्या जा रहा है, इसका घन बता दो। तो इसका घन क्या हो जाएगा, 10 का घन मतलब 3 पावर करोगे तो घन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 3 जीरो आप लगा दोगे तो अंतर क्या हो जाएगा आप बता दोगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी हमारा दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी देखो आपकी क्या दिया जा रहा है भाई, विषम संख्याएं दी जा रही है, एक होती सम संख्या एक होती विषम संख्या। देखो आपने बताया, देखो ये मतलब 5 क्या है विषम संख्या, अब 5 के आगे कौन सी विषम संख्या आएगी, 6 तो सम हो जाएगी 7 हो जाएगी। देखो यहाँ पे सब में दो ही दो का डिफरेंट यहाँ पे हो रहा है, तभी हमने क्या लिखा, सब में दो दो का अंतर यहाँ पे हमने करते हुए आगे बढ़ा दिया ताकि विषम संख्याएं हम सारी यहाँ पे लिख ले। पहली हमारी सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी संख्या ये हो जाती है, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाती है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या माइनस करो वो हमारा अंतर निकाल लेंगे, और अंतर जो भी हमारा निकल के आएगा उसका हम घन कर देंगे, हमारा आंसर इसका निकल के आपका आ जाएगा। अब एक सवाल में ये पूछा जा रहा है, दो संख्या इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी। इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। तो कैसे सोल्व करो दोस्तों को, हमने ये माना एक संख्या, आप देखो दो संख्याओं को रेशियो हमने यहाँ लिख दो संख्या लिखी। अब क्या दिया गया, दो संख्या इस प्रकार दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर हमने माना ये आपकी 2k है, ये आपकी 1k यहाँ पे आपकी हो जाती है, ये दो संख्याएं आपकी यहाँ पे हो गई। अब वो सवाल में क्या दिया गया, यदि उनका औसत 15 है तो इनका औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, औसत 1k प्लस का 2k बाई 2 पदों की संख्या बराबर औसत दिया किसके दिया जा रहा है 15 के। अब यहाँ बस k का मान आप निकाल दो, जो k का मान निकलेगा, पहली संख्या पूछी जा रही है, ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, बस k का मान यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ 1k 2k, ये तो हो गया आपका 3k हो गया, 2 से गुणा इधर किया ये आपका 30 हो गया, k का मान कितना हो गया, आपने कहा k का मान 10 आपका हो गया। तो पहली संख्या दोस्तों यहाँ क्या ये 1k, जहां पे ये k लिखा हुआ वहां पे आप 10 रख दो, 1 गुणे आप 10 करो, कितना मान निकल के आएगा, ये 10 के बराबर हमारा आ जाएगा। तो पहली संख्या दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, आपकी 10 हो जाएगी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे अगर हमें दूसरी संख्या पूछी जाती थी तो दूसरी संख्या क्या होती है, यहाँ पे हम 10 का मान यहाँ देते तो 2 गुणे 10 करते 20 मान निकल के आ जाता, वो आपकी दूसरी संख्या दोस्तों वहां पे आपकी हो जाती। एक अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति जो है Q से S तक, क्या दिया, Q से S तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता और एक निश्चित चाल से S से Q तक वापस आता है। यदि औसत चाल आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो S से Q की ओर वापस जाते समय उसकी चाल कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। यह सवाल में ये चीज दी जा रही है, कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हमने Q नाम दिया, इसको नाम हमने S दिया। हमसे चीज ये दी गई है कि जब हम यहां से यहां लिए जाते हैं, इधर गए
Q से S तक जाते हैं तो हमारी चाल क्या चल रही थी, चाल चल रही थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल चल रही थी। अब हमसे एक चीज ये पूछी जा रही, जब हम यहां से इधर वापस आते हैं तो हमारी जो स्पीड थी, हमारी चाल यहां पे क्या थी, लेकिन हमें दिया क्या गया, हमें दिया जा रहा एवरेज स्पीड दी गई, हमें औसत चाल क्या दे दी गई है, ये दे दी गई हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिया गया। अब हमें इसका मान निकालना है कि जब हम वहां से वापस आए थे तो हम किस चाल से वहां पे आए थे, ये चीज हमसे सवाल में आपके पूछी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये लिख लेना कि जो आपका औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, आपका औसत जो चाल होती है इसका फार्मूला नोट करना 2xy बटे x प्लस वाई आपका हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो आपके एक्स वाई दिया जा रहा है ये आपकी चाल होती है, एक मान लो x का मान हमें दे दिया, x का मान आपको ये दे दिएगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे y का मान ही आपका निकाला है, और जो आपका एवरेज चाल है यहाँ पे क्या दिया गया, हमें 36 आपको दे दिया गया है, पर इसका मान अब y का मान आप यहाँ पे निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे औसत चाल, वहां पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे आपने लिखा 36 बराबर 2 गुणे 1, हमें क्या दिया, x का मान दिया 45, यहाँ पे हमने लिखा 45, यहाँ लिखा आपने y बटे x प्लस वाई। अब यहाँ देखो 45 प्लस वाई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 45 प्लस वाई आपका हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो पहले क्या क्या ये इसका गुणा यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 वाई हो गया, ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे जब आपका 36 गुणा किया, 36 गुणे वाई किया तो ये हो गया हमारा 36 वाई दोस्तों आपका हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुणा इसका कर लो, किसका 36 गुणे 45 भी तो होगा हमारा, प्लस का 36 गुणे ये दोस्तों हमारा 45 हो गया, यहाँ पे लिख दिया बराबर का बराबर, एक गुणा इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे आपका ये यहाँ पे लिखा 45 गुणे वाई आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे y गुणे 45 यहाँ पे आपका हो जाता है। चाहे ये सारा हटा के यहाँ पे 45 गुणे 2 ही कर दो, यहाँ पे हम 90y लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 90y, क्योंकि 45 गुणे 90 हुआ, 90 को y से गुणा 90y आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे जो आपका ये y एक तरफ ले आओ, यहाँ पे लिखा 36y ये माइन इधर ले जाओ, अच्छा ज्यादा सही रहेगा, ये इधर ले जाओ, यहाँ पे ये संख्या जो यहाँ पे लिखी इधर ले जाओ, यहाँ पे आपका हुआ 90y माइनस का 36y बराबर इधर क्या लिखा आपका 36 गुणे 45, ये चीज हमारी लिखी जा रही है। देखो 90 में 36y माइनस करो, ये कितना हो जाएगा आपका, हो गया 54, ये हो गया 54, तो यहाँ हम ये लिख सकते y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे लिखा 36 गुणे 45 बटे आप यहाँ पे कर दिया 54 बटे 54। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका आ जाएगा, इसे सॉल्व करिए, कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसे हम लोग सॉल्व करोगे, ये निकल के आ गया 30, ये क्या निकल के आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे y का मान क्या निकल के आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आज की क्लास का। दोस्तों यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। यहाँ मैं आपको वही सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारे चीजें आप अच्छे से याद करना, आपके पेपर क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल वहां पे दिख जाएंगे। इसमें दोस्तों क्या चीज दिया जा रहा है कि ए बी सी क्रमशः दिया गया 12, 15 और 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और वह अनुपात ज्ञात कर जिसमें राशि वितरित की जाती है, राशि वितरित की जाती है। देखो राशि कैसे दिया जाएगा भाई, तुम्हारे अंदर क्षमता क्या है कार्य करने की, उसी हिसाब से भाई उनको पैसा वहां पे दिया जाएगा। देखो क्या दिया गया, पहले ए बी सी हमने 3 के नाम यहाँ पे लिखे, ए लिखा, बी लिखा, सी लिख दिया, यानी ए बी सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। भाई ये काम को कर सकता है 12 दिन में, ये कर सकता है 15 दिन में, ये कर सकता है 30 दिन में। ये तो हो गया भाई इनकी कार्य इतने दिन में कर सकते। अब बताओ इनकी क्षमता क्या है, तो जितनी भाई क्षमता जिसकी होगी उसे उतना ही पैसा वहां पे दिया जाता है। तो इनकी क्षमता कैसे निकालोगे, 12, 15, 30 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 60, यहाँ पे आपका एलसीएम यहाँ पे निकल के आ गया। अब ये बताओ अब क्षमता कैसे निकालोगे, अब ये 12 का भाग 60 में करो, कितना आ गया आप बताओगे 5 हुआ, 15 का भाग 60 में किया ये आपका 4 हो गया, 30 का भाग 60 में किया आपका 2। तो ये दोस्तों इनकी क्या निकल के आ गई, क्षमताएं निकल के आ गई। अब दोस्तों जिसकी जितनी क्षमता होती है तो जो पैसा बांटा जाता है उसी हिसाब से ही आपका पैसा भी वहां बांटा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता दोगे, इनकी ये क्षमताओं का अनुपात आपका यहाँ पे हो जाता है।
तो ये बताओ इनकी राशि का अनुपात क्या होता है, जो पैसा का राशि से डिवाइड की जाएगी तो वो भी होगी 5:4:2। इस अनुपात में पैसे भी इनको डिवाइड वहां पे किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या कह दोगे, 5:4:2। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। बस दोस्तों जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे एग्जाम तक, बस वो आप नोट्स तैयार करो। अगर आपके पास नोट्स अभी तक ना मिले हो तो जो स्क्रीन नंबर व्हाट्सएप शो कर रहा है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अपने पेपर तक वो चीजें आप अभी से तैयार करना वहां पे स्टार्ट कर दीजिएगा। अब इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये प्रैक्टिस सेट कराया है, इसमें अगर आपने 35 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही कर रखे तो आपकी तैयारी बहुत सही वहां पे चल रही है। अब इस क्वेश्चन जो सारे मैं पेपर के रूप में बना के आपको जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां अभी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़े अभी जुड़ जाइएगा ताकि इन सभी के पीडीएफ आपको वहां पे मिलते रहें। तो ओके दोस्तों, हम लोग लेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।